हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत समास किसे कहते हैं उसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले समास किसे कहते हैं, समास पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं और समास के जो 5-6 प्रकार हैं उनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले समास। समास का शाब्दिक रूप होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब संक्षिप्त रूप करना या फिर किसी शब्द वाक्य को छोटा करना। शाब्दिक अर्थ के हिसाब से तो जैसे कोई हम बहुत विस्तृत रूप है उसको हम संक्षेप में कर दिया जाता है तो वो समास के अंतर्गत आता है। लेकिन हमारे व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यांशों को संक्षिप्त करके उससे एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। तो समास अब 2 या 2 से अधिक जो वाक्यांश या शब्द है, जो हमारा या शब्द है, उसको एक करके एक नया शब्द की जो छोटा रूप करने की कोशिश करते हैं वो क्या होता है, समास कहलाता है। अब इसी समास में अब आप बोला गया समस्त पद किसे कहते हैं, तो जो ये हम 2 या 2 से अधिक जो शब्दों को हम एक करके एक नया शब्द की रचना करते हैं तो वो नया शब्द जो बनता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं बोल रही हूँ रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर बहुत विस्तार से बहुत लंबा बोला जा रहा है, उसको संक्षिप्त रूप करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रसोई घर। तो जो हम विस्तार से जो बड़ा शब्द था, जो उसका विस्तृत रूप था, उसको जो संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया थी वो तो समास कहलाई, लेकिन जो नया शब्द हमको मिला वो समस्त पद कहलाता है। जैसे रसोई घर हमारा समस्त पद होगा। अब समस्त पद का हम लोग बोलेंगे अब विग्रह कैसे किया जाता है, तो समस्त पद का विग्रह हमारा होता है कि जो हमारी पूर्व व्यवस्था, जैसे पूर्व जैसा ही उसको फिर से प्रेजेंट करना। जैसे कि हमारा क्या था कि रसोई के लिए घर, ये हमारा क्या हो गया, रसोई घर का ये विग्रह हो गया। मतलब उसको फिर अलग से हम पूरा विस्तार पूर्वक समझाना, वो समास विग्रह के रूप में आ गया है। तो हम एक तालिका के माध्यम से हम समास समस्त पद के कितने भाग होते हैं उसको भी हम समझाएंगे और समास विग्रह किसे कहते हैं उसे भी देखेंगे। तो समस्त पद में हमेशा जो भी हमारी समस्त पद बनता है उसमें 2 पद होते हैं। 2 पद, जैसे कि पहला पद होता है और दूसरा पद। जैसे मैंने बोला रसोई घर, तो रसोई और घर उसमें 2 पद थे, तो रसोई और घर होने की वजह से इसमें 2 पद हो गए। तो 2 पद, पहला पद हमारा क्या होता है, रसोई क्या हो गया हमारा पूर्व पद कहलाएगा, और दूसरा हमारा जो घर है जो उत्तर पद कहलाएगा। और उसका विग्रह हमने कैसे किया, रसोई घर का हम लोग विग्रह किया, रसोई के लिए घर हमारा क्या हो गया, रसोई के लिए घर हमारा वो समास का विग्रह हुआ, मतलब उसको फिर से अलग कर दिया गया। जैसे इसमें मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, देशवासी, देशवासी हमारा समस्त पद है। अगर इसका विग्रह हमारा क्या था, देश का वासी, देश का वासी हो गया हमारा, वो क्या हो गया हमारा समास का वो विग्रह हुआ। लेकिन हमारा जब इसको समास बनाए तो ये हमारा का है जो क्या हो गया, वो उसका लोप हो गया है ना, और विभक्ति चिन्ह का लोप होकर के वो क्या बन गया था हमारा देशवासी, मतलब समस्त पद बन गया था, समास के प्रक्रिया में ये शामिल हो गया था। तो इसमें अब हमारा 2 पद था, पूर्व पद हमारा मतलब पहला पद क्या था देश और दूसरा पद क्या था हमारा वासी था। तो देश वासी को जोड़ने से क्या हो गया हमारा देश का वासी का हमारा समस्त पद बन गया। उसी तरह से आप बीती, तो आप हमारा पूर्व पद कहलाएगा और बीती हमारा उत्तर पद कहलाएगा। और इसका हम अगर विग्रह कर रहे हैं तो अपने आप पर बीती, तो अपने आप पर बीती को हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या कर दिए, आप बीती। उसी तरह से गंगा और यमुना, ये हमारा कभी भी समास विग्रह है जो समस्त पद का पूर्व अवस्था होता है। पूर्व अवस्था मतलब उसका पूरा लॉन्ग रूप होता है, वाक्य होते हैं जिसको हम शॉर्ट रूप में कर दिए। तो वैसे ही बोले गंगा और यमुना, तो यहाँ पर भी हमारा और का क्या हो गया, लोप हो गया, मतलब हमारी जो ये विभक्ति चिन्ह, अरे ये जो हमारा समुच्चय बोधक शब्द था वो हट गया और उसकी जगह क्या हो गया, यहाँ पर हमने योजक चिन्ह लगा करके उसको प्रदर्शित करके इसको छोटा बना दिया। तो क्या हो गया गंगा और जमुना, तो गंगा हमारा पूर्व पद हो गया और यमुना हमारा उत्तर पद हो गया। उसी तरह से हमारा गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश जी,
तो इतने लंबे हम सेंटेंस को, इतने लंबे वाक्य को हम शॉर्ट रूप में क्या कर दिए, इसका समास क्या कर दिए, गजानन। तो इसका गजानन हम जो इसकी छोटी प्रक्रिया करें तो इसको हम क्या बोले, नाम दिए समस्त पद। तो समस्त पद में गज हमारा क्या हो गया, पूर्व पद हो गया, और आनंद क्या हो गया, इसका उत्तर पद हो गया। तो इसी तरह से आज जन्म है, जन्म से लेकर, मतलब जन्म से लेकर आज तक की बात बोल रहे हैं। आज जन्म में ऐसा काम करूंगा, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। तो वो जन्म से लेकर, तो उसमें क्या है, पहला पद हमारा हो गया आ, और दूसरा पद हो गया हमारा जन्म। आ हमारा उपसर्ग के रूप में प्रयोग हो गया। तो इस तरह से हमारा समस्त पद किसे कहते हैं, उसके दो भाग कौन कौन से होते हैं, दो पद उसमें कौन से जुड़े होते हैं, और उसके विग्रह कैसे होते हैं, ये आपको पता चल गया। लेकिन आप लोगों को इसके लिए हमको ये भी एक ज्ञान करना है कि कभी भी दो या दो से पद जो प्रधान होते हैं, और उसमें क्या है, कभी कभी होता है कि हमारा पहला पद प्रधान हो जाता है, कभी हमारा होता है दूसरा पद प्रधान होता है, और कभी दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जो दोनों प्रधान ना हो गए, थर्ड पद प्रधान हो जाता है, इतना प्रधान हो जाता है, सॉरी। तो इससे क्या हो जाता है, ये हम इसके प्रकार के माध्यम से समझेंगे कि इसके पहला पद प्रधान है या दूसरा पद प्रधान है या फिर तीसरा पद प्रधान है या दोनों पद प्रधान है। तो हम लोग इसके प्रकार को अब जानेंगे। संधि के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। जैसे मैंने बताया कि समास के 6 भेद हैं। एक क्या है, अव्ययी भाव है समास है, दूसरा क्या तत्पुरुष समास है, तीसरा हमारा द्विगु समास है, चौथा हमारा कर्मधारय समास है, पांचवा हमारा द्वंद्व समास है, और छठवां हमारा बहुब्रीहि समास है। लेकिन समास को जानने से पहले हमको इसके एक महत्वपूर्ण तथ्य को जरूर ध्यान रखना है कि समाज में 2 या 2 से अधिक पदों का हमेशा योग रहता है। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद समाज में हमेशा शब्द क्या है, पास पास आकर एक क्या करते हैं, एक नए शब्द की रचना करते हैं, है ना, जिसको हम क्या करते हैं, जो नया शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। उसी तरह से शब्दों के हमेशा जब हम लोग उसका विग्रह में जब किए रहते हैं तो उसके जो विग्रह करते समय विभक्ति चिन्ह का लोप होकर के हमारा क्या बनता है, हमेशा समस्त पद की रचना की जाती है। उसी तरह से हमारे इस पद में हमेशा 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा पूर्व पद है क्या है, मुख्य हो जाता है, कभी उत्तर पद हमारा मुख्य हो जाता है, और कभी कभी दोनों पद मुख्य ना होकर के तीसरा पद हमारा मुख्य हो जाता है। तो यही चीज़ हम इसके प्रकार के अंतर्गत आपको थोड़े थोड़े उदाहरण के माध्यम से बहुत सरल सब तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। बोल रही हूँ कि अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, ये बहुत इसका आसान तरीका है कि आप एक प्रतिदिन, इसका एक एग्जाम्पल को आप याद रख लीजिए। जैसे हम प्रतिदिन हैं, तो आप अगर मैं प्रति नहीं लगाई हूँ, सिर्फ वर्ष लगा के रखी हूँ, तो वर्ष से क्या है, हमें क्या चीज़ का वर्ष के लिए यूज़ कर रहे हैं वो हमें नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन यही हम प्रति यूज़ है, तो प्रति से आपको पता चल जा रहा है कि किस समय की बात है, ये प्रत्येक वर्ष की बात है, मतलब ये हर वर्ष की बात है। तो इसके विग्रह से है क्या है, आपको समझ में आ गया कि प्रति का मतलब पहला अगर लगा था तभी आपको पता चला कि प्रत्येक वर्ष की बात है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा इसमें प्रति है जो हमारा पूर्व पद है, और यही हमारा मुख्य पद होता है, और ये अव्यय होता है। जैसे इसके एक और एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि आजीवन। तो आजीवन में क्या बोलते हैं, अगर जीवन रहा तो उसका किस जीवन की बात है, क्या बोला जा रहा है, उतना आपको नॉलेज नहीं होगा। लेकिन आजीवन लिखा हुआ है तो आपसे क्लियर हो जाएगा कि ये जीवन भर की बात है, मतलब जीवन भर की बात है। तो जीवन भर है इसका विग्रह रूप। तो हमारा आज से ही हमारा इसका पूरा अर्थ समझ में आया। तो इसीलिए इसका हमने बोला था कि अव्ययी भाव में पहला पद क्या होता है, हमारा मुख्य रूप होता है, मुख्य प्रधान होता है ये। तो पूर्व पद हमारा क्या हो गया, इसका प्रधान होता है। जैसे नकाब है, नकाब में हम बेनकाब बनाए हैं, तो बेनकाब मतलब बिना नकाब के। तो बिना नकाब के मतलब ये क्या हो गया, हमारा इसका पहला पद है जो पूर्व पद है, ये प्रधान पद होता है, क्योंकि पहले पद से ही हमें इसके पूरे अर्थ का नॉलेज होता है। यथाशक्ति है, तो यथाशक्ति, अगर मैं शक्ति बोल रही हूँ तो इसका आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा, लेकिन यथाशक्ति से आपको इसका अर्थ क्लियर हो रहा है कि शक्ति के अनुसार। यथा इच्छा है तो इच्छा के अनुसार। तो इसी तरह से हमारा पहला यथा से ही उस
का अर्थ हमको क्लियर हुआ कि शक्ति किस बारे में बोला जा रहा है। तत्पुरुष समाज किसे कहते हैं, इसके उदाहरण के द्वारा आपको नॉलेज होगा, क्योंकि जब इसका हम विग्रह करते हैं तो विग्रह में क्या होते हैं, इसके जो विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, इसके कारक वाले रूप होते हैं। जैसे कि हमारे कारक में 8 भाग होते हैं, तो यहाँ पर लेकिन हमारा जब समाज में हम तत्पुरुष समाज में कारक चिन्हों का कौन कौन से कारक, हमारा कर्ता और कर्ता कारक और हमारा जो संबोधक कारक का इसका यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पर हमारा क्या कर्म से चालू होता है, जो अधिकरण के जो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि स्वर्ग प्राप्त, तो इसमें क्या है, हमारा को है जो ये विभक्ति चिन्ह का कारक चिन्ह का यहाँ पर क्या हो गया, लोप हो गया। और इस लोप से क्या हो गया, वो स्वर्ग को प्राप्त की जगह हमारा हो गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिए, छोटा रूप क्या कर दिए, स्वर्ग प्राप्त। तो यहाँ पर हमारा स्वर्ग से आपको कुछ नॉलेज नहीं हुआ, लेकिन प्राप्त है ये मुख्य हो रहा है। इसी से हमको इस स्वर्ग का पूरा नॉलेज हो रहा है कि स्वर्ग मतलब जो अच्छा काम किया है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो इसी वजह से इसका दूसरा जो है पद है, मतलब हमारा इसमें उत्तर पद है जो क्या हो जाता है, वो प्रधान हो जाता है। और यहाँ पे 4 कारक चिन्हों का क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। मतलब को है, का है, के द्वारा है ना, से है, के लिए है, ये सारे चीज़ों का कर्ता रूप मतलब कारक चिन्हों का हमारा क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और इसका दूसरा पद क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है। जैसे कि हमारा करण में हम लोग क्या से या के द्वारा को यूज़ करते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे तुलसीकृत, तो तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा रचित, तो के द्वारा शब्द का लोप कर दिए तो क्या हो गया, हमारा तुलसीकृत हो गया। मतलब यह क्या हो गया, तुलसी के द्वारा रचित है। तो ये चीज़ों का हमारा लोप होकर हमारे इसका रूप क्या हो गया। इसीलिए यहाँ पे कृत शब्द अगर हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रधान हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर ये कृत नहीं होता तो तुलसी के बारे में हमको नहीं समझ में आता कि तुलसी किस लिए बोला जा रहा है, ये नाम है या क्या चीज़ है। लेकिन तुलसी कृत होने के द्वारा समझ में आ गया कि तुलसी जी द्वारा रचित ये कोई कविता है या कुछ भी है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, तुलसी कृत का यूज़ किए जाते हैं, मतलब उनके द्वारा रचित है। तो ये कृत से ही हमें नॉलेज, इस शब्द का पूर्ण ज्ञान हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, कृत है जो सेकंड पद है, जो ये क्या हो जाता है, उत्तर पद मतलब हमारा प्रधान हो जाता है। वैसे यहाँ पे हमारा बहुत सारा है, संप्रदान में है राष्ट्र प्रेम, तो यहाँ पे राष्ट्र के लिए प्रेम, तो के लिए शब्द क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है और वो क्या बन जाता है, राष्ट्र प्रेम। तो वैसे ही राष्ट्र को भेंट हो गया, है ना। ऐसी करके हमारा अपादान में क्या हो जाता है, हमारा अपादान किसके लिए यूज़ होता है, से के लिए होता है, मतलब अलग करने के लिए होता है। तो ऋण मुक्त, तो ऋण मुक्त मतलब क्या होता है, ऋण से मुक्त, मतलब हमको ऋण से मुक्ति मिल गई है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मुक्त है जो हमारा उत्तर पद है, और उत्तर पद हमेशा क्या होता है, यहाँ पे प्रधान होता है, क्योंकि हमको मुक्त से ही इस ऋण मुक्त का पूरा अर्थ पता चला है। तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड पद हमारा। वैसे धनहीन है तो धन से हीन, तो मतलब यहाँ पे क्या है, इसका हमारा से का क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लुप्त हो गया हमारा। और क्या हो गया, धनहीन, मतलब धन से हीन, मतलब धन से उसकी कमी है करके हीन है वो। वैसे संबंध कारक में का के की का यूज़ किया जाता है। जैसे सेनापति है तो सेना का पति, पराधीन है तो पर के अधीन होता है, मतलब दूसरे के अधीन हो गया। वैसे राजमाता है तो राजा की माता हो गया। तो ये सब चीज़ों का हमारा क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। और इस तरह से हमारा तत्सम में क्या होता है, संबंध कारक की विभक्ति चिन्हों का हमारा लोप हो जाता है। तो क्या हो जाता है, ये इसका भी हमारा सेकंड पद है, इसीलिए इसको प्रधान माना गया है। वैसे अधिकरण में भी है, वनवास है तो वन में वास, घुड़सवार है तो घोड़े पर सवार, तो पर और किसका, में का हमारा लोप होकर के शॉर्ट फॉर्म क्या बन गया, इसमें वनवास बन गया और इसमें घुड़सवार हो गया। तो घुड़सवार में हमारा सवार क्या हो गया, हमारा मुख्य हो गया है। वैसे ही हमारा द्विगु समाज आ रहा है। अब हमारा इसका चौथा है प्रकार, तीसरा प्रकार में क्या होता है, द्विगु समाज। तो द्विगु समाज में हमारा क्या होता है, हमेशा ये ध्यान रखना है, इसके एग्जाम्पल से आप लोग को याद रहेगा। जैसे कि इसमें है चौराहा, चौराहा मतलब पहला इसमें क्या हो गया, 4 हो गया। हमेशा इसका पहला पद क्या होता है, हमारा संख्या विशेषण होता है, मतलब संख्या विशेषण के रूप में होता है। जैसे 4 हो गया, मतलब 4 राहों का समूह। और ये अधिकांश क्या होता है, हमारा समूह में अर्थ इसका होता है, कोई भी चीज़ों को समूह द्वारा ये प्रदर्शित करता है। ये चीज़ों से आपको इसका द्विगु समाज का आपको
एक क्लू मिल जाएगा। जैसे शताब्दी है तो 100 वर्षों का समूह, तो ये भी हमारा शताब्दी को अब शॉर्टकट में क्या कर दिए, छोटा रूप संक्षिप्त रूप क्या कर दिए, शताब्दी। तो मतलब 100 वर्षों का समूह। तो इसमें क्या हो गया, हमारा पहला शब्द क्या हो गया, शताब्दी क्या हो गया हमारा, शत मतलब 100 वर्ष है ना, तो ये हमारा संख्यावाची हो गया। तो पहला इसका क्या होता है, इसकी पहचान क्या है कि इसका पहला पद संख्या विशेषण लिए होता है। वैसे ही सप्ताह हो गया हमारा, दोपहर हो गया, तो दोपहरों का समूह। तो यहाँ पर भी क्या है, दो आने से, संख्या आने से मतलब इसका पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची हो गया, मतलब विशेषता बता रहा है, जो दूसरे वाले शब्द की संख्या के द्वारा वो विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, द्विगु समास के अंतर्गत आता है। इसका भी लेकिन हमारा दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि यह क्या है, दो अगर बोलोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि दो किस चीज़ के लिए बोल रहा है, लेकिन दोपहर, तो पहर से आपको समझ में आ रहा है कि किसकी बात कर रहा है, दोपहर वाला समय या दोपहरों का समय मतलब बोल रहा है। तो दोपहरों का समय, तो हमें पहला अगर बस दो लिखा रहता तो हमको समझ में नहीं आता, इसीलिए हमको इसका सेकंड जो है, ये क्या है, सेकंड पद मतलब उत्तर पद इसका क्या होता है, प्रधान होता है। तो ये चीज़ आपका एग्जाम्पल इसका द्विगु समास का याद रखिएगा कि पहला इसका क्या होता है, संख्या होता है, और लेकिन है इसका दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि दूसरे जो है शब्द के द्वारा ही उसका पहचान होता है कि क्या इस शब्द का अर्थ क्या है। जैसे 4 बस लिखा रहता, 4 बस लिखा रहता तो आप नहीं समझ पाते, लेकिन 4 राहों का समूह, तो दूसरे वाले शब्द से ही मतलब उत्तर पद से ही आपको इसका पूरा अर्थ समझ में आया। अब हमारा फोर्थ है कर्मधारय समाज। कर्मधारय समाज मतलब क्या होता है, इसका पहला पद क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि पहला पद विशेषण लिए होता है और दूसरा क्या होता है, विशेष्य होता है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल याद रखना है कि कभी भी हमारा कर्मधारय में मतलब कर्म बता रहा है, मतलब दूसरे वाले चीज़ों का कर्म बता रहा है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है। तो इसमें नयन की विशेषता क्या बता रहा है, कमल, मतलब कमल के समान नयन। तो यहाँ पर कमल के समान नयन, तो ये विशेषता बता रहा है, नयन की वो विशेषता है। तो यहाँ पर विशेष्य क्या है, नयन होता है। तो इसमें हमेशा पहला पद क्या होता है, हमारा विशेषण होता है, और इसका दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। और इसमें लेकिन क्या है, हमारा दूसरा पद ही प्रधान होता है। क्यों, क्योंकि अगर बस मैं कमल बोलूँगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कमल के फूल के लिए बोला जा रहा है या क्या चीज़ के लिए बोला जा रहा है। लेकिन अगर नयन बोल रही हूँ तो आपसे क्या समझ में आ रहा है कि मेरा जो नयन है किसी लड़की का या किसी का भी, वो किसके समान है, कमल के समान है, मतलब खूबसूरत है। तो नयन की विशेषता बताया जा रहा है। वैसे ही काली मिर्च है, काली मिर्च, हमारा काली मिर्च एक साथ दिया हुआ है, तो हमारा काली मिर्च में क्या बोल रहा है, मतलब मिर्च की विशेषता बता रहा है, मतलब मिर्च हमारा क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और उसकी विशेषता क्या बता रहा है, वो काले रंग की है। तो ये क्या हो गया, इसका विशेष्य मिर्च हो गया और विशेषण क्या हो गया, काली। लेकिन हमारा इसमें सेकंड जो है उत्तर पद है, इसका प्रधान होता है, क्योंकि मिर्च की विशेषता बता रहा। काली तो काली लड़की होती है, काला कपड़ा होता है, काला कोई फल होता है या काली चीज़ होती है कोई, लेकिन हमारा मिर्च से ही हमको पता चल रहा है कि वो मिर्च की विशेषता बता रहा। तो मिर्च से ही हमको इसके अर्थ क्लियर हो रहे हैं। तो इसीलिए इसका क्या होता है, सेकंड पद क्या होता है, ये प्रधान होता है। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, पहला पद इसका उपमा होता है या विशेषण होता है, और सेकंड पद विशेष्य होता है या फिर उपमेय होता है। ये चीज़ हमको नॉलेज में रखना है। इसका 5वां प्रकार होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमारा और या फिर अथवा का लोप हो जाता है। जैसे कि माता और पिता, तो माता और पिता को हम योजक चिन्ह के द्वारा लिख रहे हैं, इस योजक चिन्ह के द्वारा लिख रहे थे, और इसमें क्या हो गया, हमारा माता और पिता, मतलब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय यहाँ पर जुड़ जाता है, मतलब जैसे और जुड़ जाता है या जुड़ जाता है या अथवा जुड़ जाता है। तो कभी भी जैसे रात और दिन है ना, आया या गया, आया अथवा गया, या आया और गया, तो ऐसे करके हमारा जो समुच्चय बोधक अव्यय है उसकी जगह पे हम क्या बना देते हैं, यहाँ पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ हमारा ये शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, और यहाँ पे हमारा विभक्ति चिन्ह का लोप करके हम क्या कर देते हैं, समस्त पद को। तो इसमें क्या है, अब इसमें आप बोलोगे कि पहला पद प्रधान होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है, तो इसमें हम बोलेंगे इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, क्योंकि जितना हमारे लिए माता जरूरी है वैसे ही हमारे लिए पिता का भी ज़रूरत है। जैसे हमारे लिए रात जरूरी है,
दिन भी ज़रूरी है। जैसे भाई है तो बहन भी ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ आप योजक चिन्ह के द्वारा लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा दोनों पद क्या होता है, इसका प्रधान होता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और कभी एक क्लू की वजह से मैं बोल रही हूँ, जैसे यहाँ पे द्वंद्व है तो द्वंद्व में जो आधा ना बना है तो आप इसको अपने याद के लिए कर सकते हो कि आधा ना है मतलब ये हमारा योजक चिन्ह का याद करो। ये अपनी कल्पना के लिए याद के लिए हो जाता है, ये एक पहचान के लिए हो जाती है, ये मेरी अपनी सोच रहती है। तो हमेशा हमारा क्या है, समस्त पद में जो हमारा योजक चिन्ह है जो इसको जब हम हटा करके और अथवा या का या किसी और चीज़ का प्रयोग करते हैं समुच्चय बोधक चिन्हों का, तो वो क्या हो जाता है, हमारा समस्त पद हो जाता है। और ये हमें ध्यान रखना है कि द्वंद्व समाज में हमारा दोनों पद इसमें क्या होता है, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों हमारा प्रधान होता है। लास्ट आ रहा है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, तो इससे नाम से ही पता चल रहा है बहुब्रीहि मतलब यहाँ पे अब हमेशा हमारा एक दो पद होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ना तो इसमें पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या हो जाता है, जो तीसरा पद है अन्य पद क्या हो जाते हैं, प्रधान हो जाते हैं। जैसे कि हमारा जैसे चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का अगर हम विग्रह करते हैं तो चार भुजाओं वाला कोई व्यक्ति के चार भुजा होते नहीं हैं। हम किसके लिए पर्टिकुलर बोलते हैं, हम विष्णु भगवान के लिए बोलते हैं। तो चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु जी। वैसे मुरलीधर अब जो भी मुरली रखता है उसका मुरलीधर हम नहीं बोलते, हम असल में किसके लिए पर्टिकुलर किसके लिए बोलते हैं, ये हम कृष्ण भगवान के लिए बोलते हैं। तो मुरलीधर मतलब यहाँ पे मुरली जो धारण करने वाला मतलब वो यहाँ ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है। यहाँ पे क्या पद प्रधान है, यहाँ पे जो कृष्ण है वो क्या हो गए, हमारे प्रधान हो गए। तो इसमें अन्य पद जो होता है मतलब ज़्यादातर इसमें क्या होता है, एक नया नाम हो जाता है जो ये दोनों शब्दों का अर्थ ना होकर तीसरा अर्थ एक हमको प्राप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लंबोदर है तो लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी के लिए बोला जाता है। नीलकंठ वो है तो नीलकंठ हम लोग किसके लिए बोलते हैं, ज़्यादातर शंकर भगवान के लिए ही यूज़ किया जाता है। दशानन है, दशानन 10 है आनंद जिसके, तो 10 है आनंद किसी के भी नहीं होते, हम किसके लिए इसको पर्टिकुलर बोलते हैं, हमेशा हमको रावण के लिए बोला जाता है। तो ये सब चीज़ों को हम आ रहा है, इसमें क्या है, एक तीसरे व्यक्ति का नाम हो जाता है, दोनों का अर्थ ना होकर कि नया नाम हो जाता है। तो नया नाम वाले जो इसमें भी होता है मतलब हमको उसको कैसे प्रयोग करते हैं, अर्थात हम उस व्यक्ति या विशेष का नाम को बोलते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा वो थर्ड पद है जो हमारा मुख्य हो जाता है, पहला और दूसरा मुख्य ना हो करके, तो वो बहुब्रीहि के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आप लोगों को अगर इसी प्रकार से आप लोग लाइन से लिखोगे तो आप लोग एक क्लू के हिसाब से रहेगा आपको कि अवयवी भाव में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास सेकंड नंबर का है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ऐसे द्विगु समास में भी हमारा क्या होता है, पहला पद की पहचान क्या है कि ये क्या होता है, संख्यावाची होती है, लेकिन दूसरा पद इसका प्रधान होता है और राह से ही हमको पहला संख्या का पता चलता है। वैसे कर्म धारण में भी क्या होता है, हमारा नयन हमारा है जो सेकंड पद है वो प्रधान होता है, लेकिन उसका विशेषता हमारा क्या होता है, पहला पद हमारा विशेषता लिए हुए होता है। तो वो हमें पहचान करनी है। द्वंद्व समाज में मैंने जैसे बोला कि इसमें दोनों पद क्या हो जाते हैं, प्रधान हो जाते हैं। ना इसमें पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा होता है, इसमें दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। और इसकी पहचान मैंने योजक चिन्ह से किया है। और अगर योजक चिन्ह में कंफ्यूज हो जाते हो तो आप ये द्वंद्व का आधा ना है जो उससे याद रखना कि हमारा आधा ना मतलब ये हमने द्वंद्व समाज का है मतलब इसमें क्या हो जाता है, हमारा ये योजक चिन्ह के लिए हम यूज़ करते थे। और योजक चिन्ह हमारा में मतलब हमारे दोनों पद क्या हो जाते हैं, प्रधान हो जाते हैं। बहुब्रीहि समाज जैसे नाम से ही है, बहु मतलब ये दोनों पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान नहीं होकर के तीसरा पद मतलब अन्य पद क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है। मतलब दोनों का हमारा चार भुजाओं वाला, इन दोनों के अर्थ से हमारे इस वाक्य में क्या हो जाता है, हमको मतलब नहीं होता है। इसका तीसरा जो नया नाम हमको निकलता है वही हमारे लिए प्रधान होता है। मतलब बहुब्रीहि मतलब तीसरा, दो पद हर में क्या हमारे दो पद थे, लेकिन इसमें हमारा तीसरा पद ही क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग समाज के भेद को अच्छी तरह से समझ गए होंगे।